गुड इवनिंग। हम लोग कर रहे हैं कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो सिचुएशन इमर्ज हुई उसमें भारत कैसे हुआ। तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू विथ रिस्पेक्ट टू आवर फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनल मूवमेंट कि हाउ नेशनल मूवमेंट हैज अराइजन। जब हम अगले चैप्टर पे आएंगे तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा कि चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों। भाई दिस चैप्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 1857 के बाद का गवर्नमेंट का एटीट्यूड था, और यू कैन से द टोटल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट which has been intensified post 1857. किसी और को प्रॉब्लम है स्क्रीन साइज में? Anyone has the problem with the screen size? Anyone else has a problem with the screen? I don't think there's any problem. It's full size. Anyone else's mind? Video is not on full screen. ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वीडियो फुल साइज में नहीं है। फुल साइज ही तो है, जो रोज साइज है वही आज भी है। ठीक हुआ? ये फुल साइज ही है ये। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा 1857 का जो इशू, होप एवरीथिंग इज फाइन। जो 1857 के बाद जो चेंजेस हुए हैं, चेंजेस पोस्ट 1857, how these changes has impacted us, it is one of the major issue which we want to understand. Let us start from this point and then we will try to see कि 1857 के बाद का इशू कैसे हुआ। why we want to understand, हमेशा यह दिमाग में आना चाहिए कि why this need to be understand, why this need to be known. Unless until we understand the British policies, we will not able to understand how the nationalism has been developed. तो जो हॉस्टिलिटी थी टुवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस को देखें तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने अगर 1833 को देखें, 1833 के बाद दो 1833 के चार्टर की जो प्रोविजंस आए, तो आफ्टर 1833 उसके बाद जो मॉडर्न एजुकेशन को एक्टिवली इनकरेज किया गया, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, यह 3 यूनिवर्सिटी विकसित की गई और हायर एजुकेशन को स्प्रेड करने की कोशिश की। लेकिन इस एजुकेशन का फायदा क्या हुआ? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, आफ्टर रिवोल्ट बहुत से एजुकेटेड इंडियंस, मेजॉरिटी एजुकेटेड इंडियंस ने रिवोल्ट में साथ नहीं दिया। इसको क्या किया? इसको ब्रिटिश ऑफिसर्स ने तारीफ किया, लेकिन यह जो फेवरेबल एटीट्यूड था, फेवरेबल ऑफिशियल एटीट्यूड, यह जल्दी ही चेंज हो गया। अब नाउ यू सी the 3 facts we are seeing here. A, 1833. B, educated Indians and 1857. C, it soon changed. Now you mix these 3 things together. By 1833 Chartered Act, जो चार्टर्ड एक्ट था 1833 का, जिसको हमने बहुत डिटेल में पहले पढ़ा हुआ है, उसमें यूनिवर्सिटीज विकसित हुई और हायर एजुकेशन के प्रति
ब्रिटिश शासन का एक दृष्टिकोण है. दे स्टार्टेड इंकरेजिंग हायर एजुकेशन. देयर आफ्टर when there was a revolt in 1857, मेजॉरिटी जो फॉरेन जो एजुकेटेड लोग थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने रिवोल्ट का साथ नहीं दिया. इसको गवर्नमेंट ने तारीफ किया. गवर्नमेंट हैज कमेंडेड इट. But soon this favorable attitude changed. Why it has been changed? Because these educated Indians started nationalism. तो क्या हुआ, यह जो ऑफिशियल थे होस्टाइल लोग क्यों हो गए, यह नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया. अब हो गया डी. And now you add these four things. And now you frame question. The education policy of Britishers. Option A. After 1833, the Britishers have started encouraging the higher education. Option B. Higher educated lot has not participated in the 1857 revolt. Option C. Britishers has condemned. अब जहां पे कमिटेड है वहां कंडेम कर दो. Condemned the role of higher educated people. Option D. Soon the British viewpoint has been changed because of the nationalist movement which rose up in 1885. अब देखिए, अब बी और सी से हमारा कंफ्यूजन कैसे आ रहा है. हमने बी में क्या बोला, the educated lot has not participated in 1857 revolt. हम सी क्या बोल रहे हैं, the British has condemned the role of the educated people. Now you see B and C together. अब अगर आपको लगेगा कि अगर 1857 के रिवोल्ट में एजुकेटेड लॉट ने पार्टिसिपेट किया है तो कंडेम कैसे किया है, तो आपके दिमाग में एक फ्लैश आ सकता है कि लगता है 1857 के रिवोल्ट में एजुकेटेड लॉट ने साथ दिया था. अगर आपके पास बहुत क्लियर कॉन्सेप्शन नहीं होगा तो आपको यहां पर ट्रैप करने की कोशिश की जा सकती है. गॉट दिस इशू. अब इस स्पेसिफिक सवाल आप इसी को बनाइए, 1857 के बाद ब्रिटिश का, अब सिर्फ इसी को ध्यान रखते क्वेश्चन बनाइए. ओनली ऑन दिस, ओनली ऑन दिस. इस पर सवाल बनाते समय आप पिछले पॉइंट की हेल्प लीजिए. You take help from the back point after understanding this basic issue. जिस समय क्लास चल रही है उसमें आप लोग मैसेज कम किया करो, आप क्लास किया करो. अगर कोई आदमी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो मैसेज करने से आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे. इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूं कि आप क्लास ज्वाइन करो शुरू होने के पहले. क्लास में कितने लोग हो, 55 लोग हो. कितने लोग हो चैट पे, 110 लोग हो. आधे लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की है. आधे लोग कौन होते हैं, इसमें से 55 भी हो जाएंगे, 75-80 कौन होगी, 20-25 लोग जो लेट क्लास ज्वाइन करते हैं. वो 20-25 लोग क्या है, 2027 तक प्री फेल करेंगे. आप देखना, जो भी आदमी पंक्चुअल नहीं है एग्जाम पास नहीं कर सकता है किसी भी हालत में. तो आप लोग जो 20-30 लोग पढ़ते हैं उनको पढ़ने दीजिए. आपको अगर नहीं पढ़ना आप मत पढ़ो, आप क्लास मत ज्वाइन करो. लेकिन एक बार क्लास स्टार्ट हो जाए, डोंट राइट ऑन द चैट. जो ऑफिशियल्स थे वो होस्टाइल क्यों हुए, हम इस सवाल को बना कैसे रहे. होस्टाइल, होस्टिलिटी. अब सवाल इसका बन रहा है कि जो ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आ रहा है, वो चेंज कहां से आ रहा है. वो 1833 और 1857 के बाद की एजुकेशन पॉलिसी में चेंज क्यों आता है. डिस्पाइट दैट द एजुकेटेड लॉट has supported the Britishers in 1857 revolt. ये चेंज कैसे आ रहा है, because this educated lot has taken interest in the national movement and the Congress was formed. If you see the three important part here,
Charter Act 1833, by virtue of which the higher education has been encouraged. Second important fact, the 1857 revolt, in which educated lot has not participated. Third, the positive attitude towards educated lot has been changed post 1857. Why? The single reason the change of the positive attitudes towards the educated lot was that after 1857, the educated lot has started analyzing the drain of wealth theory. They started analyzing the economic exploitation of the British Empire. They started to have a movement there, and British got a lot of discomfort due to this educated lot, because these lords were trying to awaken the Indians. Therefore, due to the national movement, due to organizing a national movement, the attitude of British has been changed, and Indian National Congress has formed in 1855. It's clear? It's clear? Come on, the next issue. जमींदार के साथ एटीट्यूड्स क्या था? मैं एक्सप्लेन yesterday कि जो जमींदार थे, जमींदार और सोशल रिफॉर्म दोनों में जो चेंज हुएगा। जमींदार से रिएक्शनरी ग्रुप था जिसने सरकार का समर्थन किया 1857 के रिवोल्ट में। जमींदार के प्रति उनका पॉजिटिव रिवोल्ट हो गया और उनको नेचुरल लीडर्स ऑफ द पीपल मांगने लगे। जो सोशल रिफॉर्म था, उनको लगा कि हमारा जो सोशल रिफॉर्म था उससे कंजर्वेटिव क्लास नाराज हो गया है, तो जो पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म थी उसको उन्होंने अबेंडन कर दिया। जो एक्सट्रीम बैकवर्डनेस था और सोशल सर्विस थी। अब सरकार के साथ क्या था? जो सोशल सर्विस थी, एजुकेशन था, सैनिटेशन था, पब्लिक हेल्थ था, वाटर सप्लाई था, रूरल की रोड्स थी, जो कि 19वीं शताब्दी में देयर वाज रैपिड प्रोग्रेस इन द यूरोप। इंडिया एक्सट्रीमली बैकवर्ड रहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना लार्ज अमाउंट कहां खर्चा किया? आर्मी पे खर्चा किया। 1886 में उसने आर्मी पे खर्चा किया 47 करोड़ रुपीस और 47 करोड़ का जो उनका नेट रेवेन्यू था उसमें 19.41 करोड़ स्पेंड किया आर्मी पे, 17 करोड़ किया सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे और 2 करोड़ खर्च किया एजुकेशन, मेडिसिन, पब्लिक सर्विस और 65 lakhs on education. If you see, out of total 47 crores of revenue, जो आया उसमें 19.41 आर्मी, 17 करोड़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो टोटल अगर 47 का देखें तो टोटल 47 का 36.41 करोड़ खर्चा किया सिर्फ एम्पायर को संभालने के लिए, to control the empire. इसको परसेंटेज टर्म्स में कितना परसेंट हुआ बताइए? हाउ मच परसेंट? 36.41 करोड़ 47 का कितना परसेंट हुआ बताइए? 30 खत्म हो गया। तो उन्होंने एक मेजर पार्ट खर्चा कर दिया। किस पर? उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 75%, आप इसे 75% खर्च कर दिया एम्पायर को बचाने के लिए। अब एम्पायर के पास बचता क्या है? उन्होंने 2 करोड़ खर्चा किया पूरी जिंदगी पे एजुकेशन, मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ और सिर्फ 65 लाख इरिगेशन पे। वह इरिगेशन क्या था? जिस खेत से उनको कच्चा माल मिल रहा था,
रॉ मटेरियल, जहां से लोगों को भोजन मिल रहा था, द फूड फॉडर। अब 65 लाख निकालो, 65 लाख कितना परसेंट हुआ? अब दूसरा क्या हुआ, एक तो हो गया, दूसरा 2.65 लाख, 2.65 करोड़ खर्च किया सिर्फ हमारे वेलफेयर को लेकर। ह्यूज प्रॉब्लम here, a huge problem with respect to the social services, economic backwardness। इस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को जो हमारे एजुकेटेड लॉट थे एक्सपोज कर रहे थे। अब देखिए, यह जो फैक्ट है आपका इस्तेमाल कैसे होगा? When you are trying to write the rise of nationalism, कितना परसेंट हुआ? When you are going to write the rise of the nationalism, you use this issue 1.3%। तो जब आप राइज ऑफ नेशनलिज्म को लिखें तो राइज ऑफ नेशनलिज्म में इस फैक्ट का सहारा लें। आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि इस समय मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोग जनरल आंसर लिखते हैं। यू ट्राई टू start a habit to write the specific answers. These are the specific answers. ये अगर आप लिखिए कि सरकार की, हमारे राष्ट्रवादियों ने, our nationalist leader has propounded the drain of wealth theory, उसके साथ अगर आप फिगर लिखें कितना पैसा किस पे खर्च हुआ, your answer has got some support, then you will get the marks। तो जो हमारा एक्सट्रीम बैकवर्डनेस था, सोशल सर्विस था, उसमें सरकार का 1850 से बाद जो सरकार थी उसका कोई दृष्टिकोण नहीं था। अब आप देखिए एक्सट्रीम बैकवर्डनेस, थोड़ा सा हम समय लगाते हैं, एग्रीकल्चर का जो एक्सट्रीम बैकवर्डनेस था, द मेन टैक्सेशन क्या था? फ्रॉम पीजेंट्स। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज द पीजेंट्स, दे वर टेकिंग टैक्सेशन। लेकिन जिससे आप टैक्स ले रहे हो, देयर इज अ वेरी लिटिल अमाउंट हैज बीन स्पेंट ऑन दैट। जो निग्लेक्ट था वह एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा था। अगर उसको हम एग्जाम्पल से देखें, तो अगर हम एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल को देखें तो 360 करोड़ रेलवे पे, जस्ट सी द पे केयरफुली। हमने फर्स्ट पार्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश क्या की है, तो जो हमारा मेन बर्डन था टैक्सेशन का, इट वाज ऑन द पीजेंट्स, बट गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग वेरी लिटिल ऑन देम। अगर इस स्पेंड को और हम एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट को देखें तो यू फाइंड कि गवर्नमेंट इंडिया हैड स्पेंड 190 अप टू 1905 360 करोड़ ऑन द रेलवेज, जो कहां से आया है? ब्रिटिश बिजनेस इंटरेस्ट से आया है। और उसी समय लेस देन 50, उस समय लेस देन 50 करोड़, ये फिगर गलत हो गई है। उसी समय एक बहुत कम अमाउंट खर्च किया गया, उसमें बहुत कम अमाउंट खर्च किया गया और इरिगेशन। तो जो 360 करोड़ रुपया खर्च किया उन्होंने 1905 तक, किस पर? रेलवे पे, और 50 करोड़ रुपए से कम खर्च हुई है इरिगेशन पे। जब एग्रीकल्चर पूरे इंडिया में, जब एग्रीकल्चर पूरे वर्ल्ड में, जब पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हो रही थी, इंडियन एग्रीकल्चर का जो टेक्नोलॉजिकली स्टैग्नेशन हो रहा था। मॉडर्न मशीनरी को शायद इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा था। अगर हम देखें कि हमारा जो खेती का इम्प्लीमेंट क्या था, इन 1951 there were only 9,30,000 iron plows, wooden plows थे 31.8 million। use of inorganic fertilizers virtually unknown। लार्ज पार्ट ऑफ जो एनिमल मैन्योर थे, जो पाउडर वगैरह थे, जो कैटल बोज थे, वो वेस्ट होते थे। 1922-23 only 1.9% of all crop land was under improved seeds।
By 1938-39 it is only up to 11%. आप लिखिए उसको, you write down these figures, write fast. अब इससे कहने में क्या चाह रहा हूं कि जो ब्रिटिश सरकार थी वह किसी भी तरह से इस बात के पक्ष में नहीं थी कि किसी भी तरह से भारतीयों को कोई फायदा हो सके। दे आर ट्राइंग हार्ड कि भारतीयों का जो सिस्टम है एग्रीकल्चर, जिससे उनको सारा पैसा मिल रहा था, उस एग्रीकल्चर के पक्ष में कोई काम करने को तैयार नहीं थे। It's fine. It's fine. Fine. तो 1905 तक 360 करोड़ रुपया खर्चा किया हम रेलवेज पे, और उसी साल 50 करोड़ से कम पैसा खर्चा किया इरिगेशन पे। जबकि इरिगेशन जो था, और उसके साथ साथ जो इरिगेशन था वह ओनली फील्ड जहां पे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। तो गवर्नमेंट ने इरिगेशन के अलावा किसी और फील्ड पर कोई स्टेप नहीं लिया। अब दूसरा फैक्ट आपने क्या देखा कि जब इस सरकार का जो एग्रीकल्चर था, उस एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट में सरकार ने कोई काम नहीं किया। आप इसको याद करिएगा, रिमेंबर दिस फैक्ट। अब आइए थर्ड, एग्रीकल्चरल एजुकेशन। एग्रीकल्चरल एजुकेशन कंप्लीटली नेग्लेक्टेड थी। इन 1939 ओनली 6 एग्रीकल्चर कॉलेजेस थे, जिसमें 1306 स्टूडेंट थे। कोई नॉट ए सिंगल कॉलेज इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड सिंध। There is no concern of the government with agriculture at all. उस समय अगर पॉवर्टी और फैमिली को देखें, if we see the अकाल एंड गरीबी, जो मेजर तरह से था ब्रिटिश इंडिया का, जो उसकी पॉलिसीज थी, उससे क्या एक्सट्रीम पॉवर्टी आ रही, एक्सट्रीम पॉवर्टी इवन पीपुल। और इसमें कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जो ब्रिटिश रूल था, इस रूल ने इंडिया को स्टारवेशन की ओर ले गया। जो ब्रिटिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था, उसमें क्या था? डिके ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, फेल्योर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज टू रिप्लेस देम, हाई टैक्सेशन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, बैकवर्ड एग्रीगेट स्ट्रक्चर। इन चारों से क्या हुआ? इससे स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब नाउ सी हियर हाउ देयर इज द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। व्हाई? इससे एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हुआ और पुअर पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया गया। इससे क्या हो गई? एक्सट्रीम पॉवर्टी आ गई। तो क्या हो गया सवाल? कॉज of poverty. Clear? Not clear? अगर हम अकाल क्या है, अकाल हमको पास अलग से पढ़ेंगे, कभी एक क्लास सिर्फ अकाल पे लेंगे। अभी जो पहला अकाल कहा हुआ वेस्टर्न यूपी में 1860-61, इसमें क्या क्या 2 लाख लोग उसमें मर गए। 1855-56 उड़ीसा, बंगाल, बिहार, मद्रास, इसमें 20 लाख लोग मर गए। 14 लाख लोग 86-88 वेस्टर्न यूपी बॉम्बे मर गए, पंजाब में। राजपुताना, यहाँ पर 1/4 पॉपुलेशन फिनिश हो गई। जो वर्स्ट फेमन था इंडियन हिस्ट्री का, वो क्या था? 1876 का मद्रास का था। मद्रास का महाराष्ट्र था। अब इससे मैसूर में 20% पॉपुलेशन चली गई। अब इसको आप नक्शे में देखिएगा आपके पास।
कि कहाँ कहाँ फैमिन हुआ, उससे कितना नुकसान हुआ। उस फैमिन को हम रिलेट करेंगे गवर्नमेंट के पॉलिसी के साथ, एंड वी ट्राई टू एस्टैब्लिश दैट इट इज नॉट ए मैन मेड, इट इज ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। अब आते हैं इसके प्री के सवाल पे कि 1857 के बाद, आफ्टर 1858 or the decade of 1860s or 1870s, various famine has happened occurred in India. A, what is the reason? A, government economic policy. B, because there is no rain. C, the money lenders. The people were unable to have the food for the tough days, for the rainy days. D, all of the above. अब जो ड्रॉट था, अब ड्रॉट से क्या हुआ? ड्रॉट से कंट्री वाइड एक फेमिन हुआ और 96-97 में अफेक्ट किया 9.5 करोड़ ऑफ पीपल, इसमें इतने लोग की डेथ हो गई। जो फेमिन था 89,900 का, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद डिस्ट्रेस हुआ, वाइल्ड डिस्ट्रेस हुआ। In spite of some official efforts to save life, इसमें 25 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई। चार्ल्स इलियट जो थे, इनका स्टेटमेंट याद है, पूछ लेते हैं ये। I do not hesitate to say that half the agriculture population do not form 1 year spent to undergo what to have a full meal. ये एक पूरा मील नहीं मिलता है। चार्ल्स विलियम हंटर, इनका दूसरा का स्टेटमेंट है। The compiler of budget था 40 millions of people in India habitually go through life or insufficient food. अब इसको आप कैसे रिलेट करोगे? हमारा देश जब 1947 में आजाद हुआ, उस आजाद देश के पीछे जो परिस्थितियां थी वो इस तरह थी, और यह दो महत्वपूर्ण लोग खुद कहते हैं जो इंग्लिश थे कि भारत के लोगों को खाना नहीं मिलता था। This situation has not been improved under the British Empire. अब सिचुएशन और ज्यादा वर्ष हो गई। कब हो गई? Still was in 20th century. Situation became still 20th century. The quantity of food available जो डिक्लाइन किया 29% in 30 years. Between 9 years. This happened. ये जो सिचुएशन थी, जो इन लोगों का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से सिचुएशन देखिए तो सिचुएशन और वर्ष हो रही है। क्वांटिटी ऑफ फूड है वो डिक्लाइन कर गया है। इन 30 सालों में 30 इयर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हैज डिक्लाइंड 29%। अब इनकम जो एक इंग्लिशमैन का था वो 5 टाइम्स दैट ऑफ एन इंडियन। जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वह 1930 में 32 इयर्स थी, जबकि मॉडर्न मेडिसिन और साइंस और सैनिटेशन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट किया था। उसका भारत में कोई ऐसा नहीं हुआ है। और जब भारत में 32% एवरेज लाइफ थी, उस समय यूरोप में और अमेरिका में 60 इयर्स थी। जो इंडिया का इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था, पॉवर्टी था, यह नेचर के कारण नहीं था। दे आर मैन मेड। जो नेचुरल रिसोर्सेस थे हमारे कंट्री के वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता था। जो हाई डिग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी थी वो और लोगों की थी। अगर उसको यूटिलाइज किया गया होता ठीक से तो एक अच्छी खासी प्रॉस्पेरिटी भारत में होती। लेकिन जो फॉरेन रूल था, एक्सप्लॉयटेशन था, फॉरेन रूल इट्स एक्सप्लॉयटेशन, बैकवर्डनेस of agriculture and industrial economic structure, इसके कारण हमारी हालात खराब थी। जो टोटल आउटकम था, जो हिस्टोरिकल और था, इंडिया का एक पैराडॉक्स था, पुअर पीपुल लिविंग इन अ रिच कंट्री। देश अमीर था लेकिन यहाँ पे गरीब लोग रह रहे थे। क्यों? क्योंकि एक ऐसी सरकार काम कर रही थी जिसका इंटरेस्ट इंडिया के बाद हुआ करता था। जो पॉवर्टी थी इंडिया की, यह क्यों थी? इट इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ इट्स ज्योग्राफी। इंडिया की बहुत अच्छी थी, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ज्योग्राफी।
नो प्रॉब्लम ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, कोई इनहेरेंट डिफेक्ट नहीं था, लोग मेहनती थे, काम करना जानते थे, काम करते थे, उसके बावजूद गरीबी थी। Even this poverty is not due to the middle India. It is not due to the Mughal period. यह प्री ब्रिटिश पीरियड का देन नहीं था, इससे कंप्लीटली इट इज आउटकम ऑफ द ब्रिटिश पीरियड। यह लास्ट 2 सेंचुरीज के एक्टिविटीज का परिणाम है। इट वाज द आउटकम ऑफ द लास्ट 2 सेंचुरीज। इंडिया वाज नेवर बैकवर्ड। इंडिया वेस्टर्न यूरोप से कभी बैकवर्ड नहीं रहा है। इंडिया की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ करती थी वह 18वीं शताब्दी के पहले वो एज गुड एज वेस्टर्न यूरोप हुआ करती थी। लेकिन जब इंडिया को एक मॉडर्न कॉलोनिज्म में सब्जेक्ट किया गया, इसको डेवलपमेंट से रोका गया, तो जो इंटायर इंडिया की इकोनॉमी थी वो शटर डाउन कर गई। तो ब्रिटिश रूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्डनेस, पॉवर्टी एंड द मिजरी विच इंडियन पीपुल हैव। तो जो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खत्म हुआ, अगर हम टिल 1750 देखें तो जो डिफरेंस इन लिविंग स्टैंडर्ड था वह डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में कोई खास फर्क नहीं रखता था। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है देखने की कि जो ये 1750 है, जो डेट्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, अगर आप इसको देखें, और बंगाल का कॉन्क्वेस्ट ये कॉन्साइड कर रहा है। होल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन सब्जुगेशन and the advent of the industrial revolution in the Britain, both dates are coinciding, and Britain was improving, progressing, India is going the backward. So Indian social economic backwardness is the policy of the British Empire. जो बेसिक फैक्ट है कि जो सेम सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस था जिसने प्रोड्यूस किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड सोशल एंड कल्चरल आउटकम टू ब्रिटेन, सेम प्रोसेस ब्रिटेन को आगे ले जा रहा है, इंडिया को पीछे ले जा रहा है। इसका रीजन क्या है? What is the reason for this backwardness? Why Britain has producing the result, India is not producing the result? What is the reason? Britain subordinated the Indian economy. Britain has subordinated the Indian economy. For what? For its own economic development. जो stagnation में define किया है ऊपर, India's agriculture and industry. Exploitation. अब एक्सप्लॉइटेशन के कई लेयर थे, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड थे, प्रिंसेस थे, मनी लेंडर्स थे, मर्चेंट्स थे, कैपिटलिस्ट थे, और एक फॉरेन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही थी। इन सब कारणों से भारत का जो विकास है वो किसी तरह से नहीं हो रहा था। तो जो प्रोसेस ऑफ इंडियन एक्सप्लॉइटेशन पोस्ट 1857 एक्सीलरेटेड, जब पॉलिसी को डिजाइन किया गया फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, the moment policies was defined after 1857, all policies were designed. रेलवे हो, टेलीग्राफ हो, रोड्स हो, फ्रेट हो, ड्यूटी हो, क्रॉप प्रोड्यूस हो, you see anything, all things was determined by British Empire for the benefit of British Empire. यह इंडिया के प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के कॉस्ट पर किया जा रहा था। दिस वाज द रीजन पोस्ट 1857 वी आर विटनेसिंग दीज वेरी इश्यूज। क्लियर? अब हम मॉडर्न इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट समझने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट 87 का एम्पायर कैसा था। जो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल बनी बॉम्बे में वह कहते हैं भाई कावाजी नाना भाई ने बनाई 1853 में। फर्स्ट जूट मिल बनी रिसरा में, सवाल आ चुका है कि फर्स्ट जूट मिल कहां बनी, रिसरा में बनी। अब दीज जो इंडस्ट्रीज थी वह स्लोली एक्सपेंड कर रही थी, लेकिन लगातार कर रही थी। उसका परिणाम क्या हुआ?
In 1879, 56 cotton textile mills, जिसमें 43,000 पर्सन एम्प्लॉयड। In 1882, 20 जूट मिल्स, जो मोस्टली कहाँ थी, बंगाल में, जिसमें 20,000 लोग एम्प्लॉयड थे। In 1905, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस पॉइंट को। सी, to try to understand what I am trying to explain, हम इसके तरफ expanded slowly but continuously, this point को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1905 इंडिया है 206 कॉटन मिल्स। देखिए 1879 में 556 था, 1905 में 206 कॉटन मिल, 1,96,000, यहाँ कितने थे, 43,000 थे। In 1901 36 जूट मिल्स, यहाँ कितनी थी, 20 जूट मिल्स थी। एम्प्लॉय कितने थे, 1,15,000, यहाँ कितने थे, 20,000। कोल माइनिंग इंडस्ट्री एम्प्लॉय करती थी नियरली 1 लाख पर्सन, 1906। जो अदर मटेरियल इंडस्ट्रीज थी जो डेवलप हुई सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी और बिग कंज्यूम कौन थी, कॉटन जिन्स एंड प्रेसेस, राइस, फ्लावर, टिम्बर, लेदर, वुलन टेक्सटाइल, पेपर एंड शुगर मिल, ऑयल। यह लगातार बढ़ रही थी। तो भाई अगर देखें तो 1853 से लेके आजादी के समय तक धीरे धीरे थोड़ा सा इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी। तो ये कहना, अगर ये सवाल आता है, सवाल यही से आएगा, ये दिस बात। अब फॉर मेनी इंडियन प्रोडक्ट्स, जैसे क्या क्या थे, टी, जूट एंड मैंगनीज, इसकी वर्ल्ड में डिमांड थी। और जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वह कम थी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जो भारत के प्रोडक्ट थे उनका वर्ल्ड में बहुत डिमांड था, लेकिन प्रॉफिटेबल जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी इंडिया में क्यों थी, क्यों कम थी? फॉरेन कैपिटल जो था वह इंडिया में प्रवेश कर रहा था और इंडियन कैपिटलिस्ट को अपना पैसा लगाने की छूट नहीं मिल रही थी। तो ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही थी कि फॉरेन कैपिटल का इन्वेस्ट हो, इंडियन कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ना हो। इसलिए चीजों के डिमांड होने के बावजूद हमारा जो कैपिटल है वह इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा था। और जो ओनली कॉटन इंडस्ट्रीज जिसमें इंडियंस का लार्ज शेयर था, ये सवाल फिर हो गया। शुगर इंडस्ट्रीज वाज डेवलप्ड बाय द इंडियंस। तो अगर इंडस्ट्री के आप विकास को देखें तो जो फॉरेन कैपिटल्स था वो इजिली ओवरवेल्म किया इंडिया में। ओनली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसमें इंडियन का लार्ज शेयर था। फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 1930 शुगर इंडस्ट्री डेवलप हुई। अब इंडियन कैपिटलिस्ट का दिक्कत क्या था, वो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे फॉर व्हाट, अगेंस्ट द पावर ऑफ द ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज एंड ब्रिटिश बैंक्स। अब किसी फील्ड एंटरप्राइज में अगर प्रवेश करना है तो इंडियन बिजनेसमैन को ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी के सामने झुकना पड़ता था। वो ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी डोमिनेट करती थी और बहुत से केसेस में जो इंडियन ओन्ड कंपनीज थी इसको कंट्रोल कौन करता था, फॉरेन ओन्ड और मैनेजिंग एजेंसीज। जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझिए। देखिए ये सवाल आसानी से सॉल्व नहीं होगा। अगर मॉडर्न इंडस्ट्री का सवाल आता है तो नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग टू आंसर इट। क्योंकि इसमें कई फ्लिप है, आप मिस कर सकते हो और आपने अगर एक भी लाइन गलत दिख दी पूरा सवाल हो जाएगा। इसलिए आप थोड़ा से ध्यान लगा समझने की कोशिश करिए। ओनली देन यू आर एबल टू आंसर द आइदर प्रीलिम्स और मेंस क्वेश्चन। तो इसको हम फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा और आसान करते हैं। देखिए इसको एकदम सिंपल करते हैं। भारतीय उत्पादनों की विश्व में मांग थी, लेकिन भारतीय व्यापारियों के पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कम थी। The Indian goods have a lot demand in the world, but there were fewer opportunities for Indian capitalists to invest. Point number one.
Second point, foreign capitals were easily overwhelmed in India, or foreign capitals were welcomed in India, and it has been promoted by the government. Only two industries, कॉटन इंडस्ट्रीज जिसमें इंडियन का शेयर्स था, और जो शुगर इंडस्ट्रीज है वह डेवलप की गई इंडियन द्वारा. नाउ थर्ड इशू, जो इंडियन कैपिटलिस्ट थे वह शुरू से ही ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसीज के सामने कमजोर पड़ते थे. They have to surrender British in front of the British managing agencies. अब आपको उनको किसी भी फील्ड में, इंटरप्राइज में इंटर करना है, तो they have to submit before the British managing agencies. और वह British managing agencies most of the fields में dominate करते थे. यहां तक कि जो इंडियन ओन्ड कंपनीज थी, या तो ये फॉरेन ओनर से कंट्रोल होती थी या मैनेजिंग एजेंसीज के द्वारा कंट्रोल होती थी. मैनेजिंग एजेंसी हिंदी में कहते हैं अधिकर्ता. क्या देख लेना उसमें. इट्स क्लियर. नाउ कम ऑन द थर्ड पॉइंट, कम ऑन द इकोनॉमिक्स पॉइंट. आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको बैंक का सपोर्ट चाहिए, बैंक से पैसा चाहिए. अब जो इंडियंस थे उनको बहुत मुश्किल होती थी बैंक से क्रेडिट प्राप्त करने. अब आपको अगर बिजनेस करना है तो बहुत खास साफ सी बात है, यू नीड टू हैव द सपोर्ट फ्रॉम द बैंक्स. अब इंडियंस के लिए बहुत समस्या होती थी कि वह कोई बैंक से क्रेडिट पास कर पा. क्यों? यह ब्रिटिश फाइनेंसियर से बैंक कंट्रोल होते थे. यहां तक कि उनको लोन प्राप्त करना आसान नहीं था, और लोन पर इंटरेस्ट रेट हाई हुआ करता था. इन कंपैरिजन टू द इंडियंस, फॉरेनर्स को लोन मिलना आसान था, उनके लिए इंटरेस्ट रेट भी कम थी. तो जो ग्रेजुअली इंडियन ने क्या किया, इंडियन ने अपना बैंक डेवलप करना शुरू किया, और इन 1914 foreign banks held over 70% of all bank deposits. By 1930, their share had been decreased to 57%. जैसे जैसे हमारा आजादी का आंदोलन बढ़ रहा था, वैसे वैसे हमारी ताकत मजबूत हो रही. आप ये कल्पना हो सकते हो. तो इंडियन बैंक जब अपना शुरू किया, तो जो सारे बैंक डिपॉजिट थे उसमें 1914 में फॉरेन बैंक के पास 70% था, और 1937 में ये घट के हो गया 54%. अब जो रेलवे पॉलिसी थी, सीधे रेलवे पॉलिसी, जो रेलवे पॉलिसी थी वो डिस्क्रिमिनेट करती थी अगेंस्ट इंडियन. जो रेलवे फ्रेट थे वो इनकरेज क्या करते थे, फॉरेन इंपोर्ट को एट द कॉस्ट ऑफ द ट्रेड ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स. ऐसा वो फ्रेट रेट लगाते थे कि बाय दैट फ्रेट रेट जो फॉरेन इंपोर्ट इंडिया में हो रहा है वह इनकरेज हो रहा था, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो सेल परचेज था वह डिस्करेज हो रहा था. तो यह जो इशू था, यह बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि इंडियन गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके. इंपोर्टेड गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान था ड्यू टू द रेलवे पॉलिसी. इंडियन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान, जो फ्रेट रेट ऐसा कर देते थे कि इंडियन गुड्स को बेचना बहुत मुश्किल रहता था. दूसरा क्या था, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हैवी और कैपिटल इंडस्ट्रीज. जो इंडियन इंडस्ट्रियल एफर्ट था उसमें क्या था, जो हैवी और कैपिटल इंडस्ट्रीज थे उसका पूरी तरह से समापन था ही. अब बगैर आप हैवी इंडस्ट्रीज के कोई आप प्रोग्रेस इंडस्ट्री में कर नहीं सकते हो. कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग को. तो जो फर्स्ट स्टील इंडिया बनी थी ओनली 1930. पोस्ट 1857 ऐसा कंट्रोल किया गया कि पहली जो स्टील की जो आप में कहते हैं प्रोड्यूस हुआ 1930 हुआ. इंडिया लैक करता था. इंडिया वाज लैकिंग स्टील, एनर्जी, मशीन, केमिकल, ऑयल. इस सारे में इंडिया लैक करता था. इंडिया ऑल्सो लैक करता था
इलेक्ट्रिक पावर में। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है किसी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। दे आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। हिंदी में बोलेंगे आधारभूत ढांचा। फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट। दूसरा, जो मशीन बेस्ड इंडस्ट्रीज थी इन द 19th सेंचुरी, इन्होंने देखा प्लांटेशन, जो प्लांटेशन इंडस्ट्री थी, इंडिगो, टी एंड कॉफी, ये क्या थी? ये एक्सक्लूसिवली यूरोपियंस के पास थी। तो जो ब्रिटिश की पॉलिसी बनी पोस्ट 1857 विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, इट वाज एंटी इंडियन। अब इंडिगो को यूज करते थे एज ए डाई इन द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर। अब इंडिगो जो मैन्युफैक्चरर थे वो क्या थे? वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए 18th सेंचुरी में, और ये सब फॉरेस्ट के बंगाल में और बिहार में। अब इंडिगो जो प्लांटर्स थे, इन्होंने ऑपरेशन किया, आई वाज यस्टरडे, ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन में कंपेल किया कि आप इंडिगो कल्टीवेट करो। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण याद रखिएगा, एक सवाल छोटे एग्जाम में आने लगा है, इसमें उन्होंने इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में लिखा है। और जब सिंथेटिक डाई आ गई, तब इसने इंडिगो इंडस्ट्री को खत्म किया। तो हाउ इंडिगो इंडस्ट्री हैज बीन फिनिश्ड ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ द सिंथेटिक डाई फॉर द कल्चर। अब जो टी इंडस्ट्री है, यह डेवलप हुई आसाम, बंगाल, साउथ इंडिया में, और यह भी क्या है? यह फॉरेन होम थी। गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प किया। गवर्नमेंट ने क्या हेल्प किया? गवर्नमेंट ने ग्रांट किया रेंट फ्री लैंड को। यह इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट का हुआ, लेकिन फायदा कौन लिया? यूरोपियंस ले गए। कॉफी प्लांटेशन, यह भी डेवलप हुआ साउथ इंडिया में। अब यह भी क्या था? फॉरेन ओन इंडस्ट्री थी, हार्डली इंडियंस को कोई एडवांटेज मिला। तो जो ए लार्ज पार्ट ऑफ बिल था इसका, वह स्पेंड हुआ फॉर द स्पेन। वो अब जो ये उन्होंने इंडस्ट्री बनाई, इस इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चरिंग के सारे इश्यूज थे, इस टेक्निकल स्टाफ फॉरेनर थे। मोस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट्स वर सोल्ड इन फॉरेन मार्केट्स। एज जो फॉरेन एक्सचेंज जो अर्न होता था, वो यूटिलाइज होता था बाय ब्रिटेन। सिर्फ एडवांटेज इन फैक्ट्रीज का हुआ क्या? सिर्फ एक अनस्किल्ड जॉब की वृद्धि हुई। जो मोस्ट ऑफ वर्कर्स थे इन एंटरप्राइजेस में, बड़े लो पेड हुआ करते थे, वो एक्सट्रीमली हार्श हार्ड कंडीशन पे काम करते थे, और उनके बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स हुआ करते थे। तो कंडीशंस क्या थी? बड़ी खराब थी, बहुत पैथेटिक थी, किसी भी तरह का उनका जीवन नहीं था। तो अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को एक ऑन द होल समझने की कोशिश करें, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस था स्लो और पेनफुल था। ये कन्फाइन किया कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज में, एंटी प्लांटेशन में 19th सेंचुरी में, और शुगर और सीमेंट में 1930s में। 1946 में कॉटन और जूट टेक्सटाइल अकाउंटेड 40% ऑफ ऑल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। अब जब इंडियन इंडस्ट्री अपने नवजात अवस्था में, दे वर इन्फेंसी, दे नीड सम प्रोटेक्शन, as all other countries are giving protection to their industries to grow. But in India, there was an alien power who has more interest for their own benefit. Therefore, they are not interested to defend the Indian industry. इसलिए सरकारी संरक्षण के अभाव में जो नवजात भारतीय उद्योग था, the nascent Indian empire, Indian industry. Yes, Pooja, you have some question? Tell me, what is the question? को अगर उद्योग था, उसके कारण कोई विकास नहीं हो सका टिल 1939। अब देखिए भारत में था क्या? 1927 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसमें से 2117 स्टूडेंट्स थे। मेनी इंडियन प्रोजेक्ट्स जो कंस्ट्रक्शन से थे, शिप से थे, एरोप्लेन थे, वह could not be started because of the government refusal to give any help.
इन 1920s एंड 30s अंडर द प्रेशर ऑफ जो नेशनलिस्ट का एक प्रेशर था, उस प्रेशर में जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर्स हुई उसको कुछ टैरिफ प्रोटेक्शन देने के लिए कि इंडियन इंडस्ट्री में कुछ टैरिफ प्रोटेक्शन दिया जाए। लेकिन अगेन गवर्नमेंट ने इनको डिस्क्रिमिनेट किया अगेंस्ट इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज। तो इंडियन ओन्ड इंडस्ट्रीज को डिस्करेज किया गया। 1920 और 30 के दशक में जब एक नेशनल मूवमेंट आ गया तो कुछ कंसेशन देने की कोशिश की, यहां भी डिस्क्रिमिनेट किया गया। इंडियन इंडस्ट्री जैसे क्या थी, सीमेंट थी, आयरन थी, स्टील थी, ग्लास थी, इनको प्रोटेक्शन डिनाई किया गया, या तो डिनाई किया गया या इनएडिक्वेट प्रोडक्शन कहते हैं प्रोडक्शन दिया गया। दूसरी तरफ जो फॉरेन डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज थी, जिसमें क्या है मैच इंडस्ट्रीज थी, इसको क्या दिया गया, इसको प्रोटेक्शन दिया गया जो चाहते थे। तो सरकार की पॉलिसी जो थी, उस सरकार की पॉलिसी साम्राज्य के विस्तार में थी। जो इंडियन ओन इंडस्ट्री थी, डिस्पाइट दिस वाज ए पॉलिटिकल मूवमेंट एंड इट्स मूवमेंट, due to the pressure of this movement, they have given some concession, but again they discriminated. The Indian owned industries either denied the protection or got inadequate protection, but the foreign dominated industries has got the protection. तो जो ब्रिटिश इंपोर्ट था वह स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त कर रहा था, जो इंपीरियल प्रेफरेंसेस के तहत, जबकि भारतीय इसकी लगातार विरोध कर रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण फीचर क्या था, लॉपसाइड रीजनिंग। जो इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था लॉपसाइडेड था, इसमें क्षेत्रीय असंतुलन था, और जो इंडियन इंडस्ट्री थी सिर्फ फ्यू रीजन्स पे कंसंट्रेटेड थी। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री क्या थी, अंडर डेवलप थी। कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया कि एक नेशनल इंटीग्रेशन हो। जो अनइक्वल रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ये किया गया। इसने क्या किया, डिस्पैरिटी इन इनकम दिया, और ऑल्सो फिर किया लेवल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ए एंड बी, डिस्पैरिटी में किया और नेशनल इंटीग्रेशन को भी रोका। इसने क्या किया, इसने एक यूनिफाइड इंडियन नेशन को बनाने का काम मुश्किल कर दिया। इसका एक और महत्वपूर्ण सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या था कि इवन द लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो कंट्री का हुआ, उसने दो न्यू सोशल क्लास को जन्म दिया, इंडस्ट्रियल एंड वर्किंग क्लास, द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास एंड मॉडर्न वर्किंग क्लास। अब ये जो दो क्लास का जन्म हुआ इस ब्रिटिश पॉलिसी के कारण, इन दो क्लासेस ने पूरी हिस्ट्री में, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में इन्होंने जिस तरह की प्रक्रिया का संपादन किया कि यह जो दो क्लास थे, इन क्लासेस ने नए तरह से, ये क्या क्लास थे, यह इंटायरली न्यू थे। ये क्या थे, यह इंटायरली न्यू थे। अब जब इंटायरली न्यू क्लास होगा तो इसका रोल भी समाज में नई तरह से आएगा। तो इस ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ने जो पोस्ट 87 बड़ी विजिबल दिखती है, उसने दो नए वर्गों का जन्म दे दिया, और इनके जो कार्यकलाप थे दोनों अलग अलग थे। अब जो मॉडर्न माइंस था, इंडस्ट्रीज था, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था, यह भी एक नई प्रक्रिया हो रही थी आधुनिक भारत के इतिहास में। जो सोशल वेलफेयर पॉलिसी थी, अगर हम सोशल वेलफेयर पॉलिसी को देखें, एक बहुत छोटे तबके पर कदम उठाए गए, सैनिटेशन पे, वाटर सप्लाई पे, पब्लिक हेल्थ पे, और यह यूजुअली कन्फाइंड कहाँ थे, अर्बन एरियाज में थे, और वह भी कहाँ, जो सिविल लाइंस था जहां पर अंग्रेज वगैरह रहा करके बड़े आदमी होते थे। तो इन्होंने क्या है, मेनली सर्व किया यूरोपियन एंड अपर क्लास इंडियंस। इन्होंने आम आदमी की कोई मदद नहीं की। उसका जो लेबर लेजिस्लेशन थी, लेबर लेजिस्लेशन, जो कंडीशंस ऑफ वर्कर्स थे, अगर हम कंडीशन देखें वर्कर को मैन्युफैक्चरिंग प्लांटेशन में इन 19th सेंचुरी में, बहुत दर्दनाक था, मिजरेबल था।
उनको काम करना था, पड़ता था 12 से 16 घंटे। देयर इज नो वीकली रेस्ट, कोई वीकली रेस्ट नहीं हुआ करता था। और वुमेन और चिल्ड्रन को बहुत लंबे आवर्स तक काम करना पड़ता था। वेजेस क्या थे, बहुत ज्यादा कम थे, फ्रॉम 4 to 20 रुपीज पर मंथ। फैक्ट्रीज क्या थी, ओवर क्राउडेड थी, बैडली स्टैम्पीड हुआ करती थी, कोई हाइजीनिक सिस्टम नहीं हुआ करता था। जो मशीन पर जो वर्क ऑन मशीन था वो खतरनाक हैजर्ड था। अब जो मैन्युफैक्चरर्स थे ब्रिटेन के, उन्होंने अब इससे क्या हुआ, इस परिस्थिति में जो अमानवीय ढंग से काम कराया जा रहा था, इट वाज हेल्पिंग इन इंडिया टू हैव लेस कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज द लेबर इज चीप and you have a long hours of the labor resources. Owing to this reason, your cost price is going down. इसलिए जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे, उन्होंने इस बात का लगातार दबाव डाला कि पास फैक्ट्री लॉस। एक सवाल ही बन गया, फैक्ट्री लॉस क्यों भाई? वह इस बात से अफ्रेड की जो चीप लेबर है, वह इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को एडवांटेज देगा। जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया इन 1881, यह डील करता है प्रॉब्लम। ये सवाल हो गया कि पहला फैक्ट्री एक्ट किसकी प्रॉब्लम डील करता है? यह चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम डील करता है। इसने कहा कि चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 could not work, 7 to 12 would not work for more than 9 hours a day। 4 दिन एक महीने में हॉलिडे मिलेगा। और इसने बोला प्रॉपर फेंसिंग ऑफ डेंजरस मशीनरी। अब देखिए, एक नंबर ए बी सी डी ई। पहला इशू क्या हो गया, यह जो एक्ट चाइल्ड लेबर्स। अब इसमें एबीसीडी बनाओ। Children below age of 7, A. Between 7 and 12, B. 4 holidays, C. Dangerous machine, D. Got it? Take it answer. See very carefully. क्लियर? पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया। वह क्यों आया? Why it came? Because of the constant pressure from the British manufacturing lobby. What provisions it have? Provisions it has. Clear? अब आई सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891, वीकली हॉलिडे फॉर ऑल वर्कर्स। पहला क्या था? अब फर्स्ट और सेकेंड फैक्ट्री एक्ट है कंपेरिजन। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट क्या था? हॉलिडे फॉर चिल्ड्रन। याद आया? हॉलिडे फॉर चिल्ड्रन। दूसरा क्या बोला है? हॉलिडे फॉर ऑल वर्कर्स। तीसरा, वर्किंग आवर्स फॉर वुमेन। पहला क्या था? वर्किंग आवर्स फॉर द चिल्ड्रन। दूसरा क्या है? वर्किंग आवर्स ऑफ वुमेन एट 11 पर डे। थर्ड, चिल्ड्रन का वर्किंग आवर रिड्यूस किया गया। और मेन का वर्किंग आवर स्टिल अनलिमिटेड था। अब आप 1881 और 1891 के फैक्ट्री एक्ट का कंपैरिजन करिए। कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। इट्स क्लियर और नॉट क्लियर?
अब ये जो दोनों एक्ट लाए गए, यह दोनों एक्ट ब्रिटिश ओन टी एंड कॉफी प्लांटेशंस पर नहीं लागू होते थे। ब्रिटिश ओन टी एंड कॉफी प्लांटेशन पे ये एक्ट लागू नहीं होते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने फॉरेन प्लांटर्स को पूरा हेल्प दिया टू एक्सप्लॉयट वर्कर्स। ज्यादातर जो टी प्लांटेशंस थे कहां थे? वे आसाम में थे। ज्यादा टी प्लांट कहां थे? वो आसाम में थे, जहां पर पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, जहां पर अनहेल्दी क्लाइमेट था, और लेबर जो वर्क प्लांट क्या है, इसलिए लेबर आते थे आउटसाइड से। अब आउटसाइड से लेबर लाने के लिए क्या है? आप हाई वेजेस दो, लेकिन वो हाई वेजेस नहीं देते थे, वह कोएर्शन करते थे, फ्रॉड करते थे, और उनको वर्चुअल स्लेव रखते थे। अगेन यू सी वेरी केयरफुली कि जहां पर यह आपका प्लांटेशन था वहां की पॉपुलेशन थिन थी, और थिन पॉपुलेशन में आप क्या करोगे? थिन पॉपुलेशन में आपको वर्कर कहां से मिलेंगे? आप बाहर से लाओगे। बाहर से लाओगे तो उनको लाके क्या को अच्छा पैसा तो तब लाओ, यू पे वेल नो। कोएर्शन करते थे, फ्रॉड करते थे, और उनको अनहाइजीनिक कंडीशन में रखते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारा हेल्प दिया। अब यही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लांटर्स को सारा हेल्प दिया। कैसे दिया? एक्ट पास किया 1863, 1865, 70, 70 लगातार एक्ट पास किया। क्यों? कि वह अन्याय कर सके। एक बार लेबर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो वो जा नहीं सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को पालन नहीं करेगा, एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज पेनल लॉ। इसलिए जो सरकार थी वो लगातार परेशान कर रही थी। और यह जो जो पास हुए 20वीं शताब्दी में, जब राइजिंग हुआ ट्रेड यूनियन का, उसमें एक बेटर लॉ पास हुए। लेकिन वर्किंग क्लास का जो कंडीशन था वह बहुत डिप्रेस था, बहुत खराब था। अब जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में प्रेस के साथ क्या किया? अब जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। जब प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ तो मॉडर्न प्रेस की आधारशिला रखी गई, और इंडियन प्रेस को रिस्ट्रिक्शन से मुक्त किया चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 में। और यह स्टेप को एजुकेटेड इंडियंस ने वेलकम किया। इसलिए आरंभिक दौर में, इन इनिशियल फेज, the educated Indians had welcomed to the British step. But as national movement and nationality gradually grows up, the use of press क्या था? वो नेशनल कॉन्शियसनेस उसको अराउज कर रहा था, और इंडियन प्रेस जो है राष्ट्रीय चेतना का वाहक हो रही थी। The Indian awakening was carried forward by the press. Seeing this, government has initiated or implemented the Vernacular Press Act 1878. जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये क्या था? यह जो इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स, याद रखिएगा, इंडियन था, इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर की रिस्ट्रिक्शन होता था। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ इन लोगों ने काम करके प्रोटेस्ट किया, इंडियन पब्लिक ओपिनियन को और अराउज कर दिया। और इस प्रोटेस्ट का परिणाम क्या हुआ? यह एक्ट 1882 में रिपीट कर दिया गया। तो फ्रॉम 1882 फॉर द नेक्स्ट 25 इयर्स इंडियन प्रेस को एक कंसिडरेबल फ्रीडम दिया गया। लेकिन जब राइज ऑफ मिलिटेंट्स हुआ, स्वदेशी बायकॉट हुआ, तो आफ्टर 905 अगेन इनैक्टमेंट हुआ रिप्रेसिव लॉ इन 1908 एंड 1910। जो रेशियल एंटोरिज्म था आफ्टर 1857 रिवोल्ट, दोनों साइड ने एट्रोसिटीज की थी, इंडियंस ने भी, ब्रिटिश ने। इसने क्या किया?
दोनों के बीच एक गल्फ कर दिया, देयर वाज अ वाइड गैप इन दीज टू। अब इनसे क्या हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियल सुप्रीमेसी आ गई। आप रेस्तरां, रेलवे स्टेशन, रेलवे कंपार्टमेंट्स, स्विमिंग पूल, क्लब्स, हर जगह पे एक रेशनलिज्म आ गया और इंडियंस वेर नॉट अलाउड एट दैट प्लेसेस। और यह रेशियल जो डिफरेंस था वह लगातार दोनों के बीच बढ़ता गया। इतना बंद कर देते हैं आज, इट्स इनफ।